हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग लगे हुए होंगे। मैं ललिता कौशिक एक बार फिर आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको राधे राधे, गुड आफ्टरनून, सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री शंभू, जय महाकाल। हाँ जी, तो सबको राधे राधे और जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे और अपने सेक्शन को ज्वाइन कर लेंगे। आप चलेगी आपकी ईवीएस की क्लास है, इसमें लगभग आपके 30 से 60 प्रश्न तक होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे और अपने सेक्शन को ज्वाइन करेंगे, जिसके आगे हम पर्यावरण का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 30 प्रश्नों के 2 बार आपके प्रैक्टिस सेट्स लगेंगे। एक बार 30 के लगेंगे, फिर देन उसके बाद 30 के लगेंगे। आपको उसमें से मुझे अपनी फीडबैक बतानी है कि आपने कितने नंबर का आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, तो हाँ जी, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित, यानी कि पर्यावरण शिक्षण के अध्ययन से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रश्न प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है आपका? बताएंगे आप लोग। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित, यानी कि जो पूछताछ यानी कि क्वेश्चनिंग आधारित अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उनमें से नहीं है आपका? क्या आपका पूर्वानुमान नहीं है, क्या निर्धारण नहीं है, क्या अवलोकन नहीं है, निष्कर्ष निकालना नहीं है? बताएंगे आप लोग प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर। हाँ जी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? पिंकी जी बता रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं हम इसमें? बिल्कुल लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों का, हम किसी के अनुभवों को देखकर, प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को देखकर हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, कि आगे जाके करेगा क्या, पूर्वानुमान उसका लगा सकते हैं। अवलोकन करके भी हम उसके पूछताछ अनुभवों को देख सकते हैं, निष्कर्ष निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले से ये चीज़ निर्धारित नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति उस दिशा में यह वाला वर्क ही कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि हम निर्धारण नहीं कर सकते पहले से किसी भी चीज़ को। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, निष्कर्ष भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते उस चीज़ को कि हाँ जी ये बिल्कुल ऐसा हो ही जाएगा। यही आपका कौशल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? कहाँ पर? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर 3 है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। बताएंगे आप लोग प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है आपका? हाँ जी, बताएंगे इसका आंसर कौन सा वाला होगा? कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित नहीं है? बिल्कुल, कौन सा वाला नहीं होगा? तो सिद्धांत के आधार प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटना, याद करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर नेगेटिव पॉइंट है आपका, और यही कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बताएंगे पर्यावरण अध्ययन की जो प्रवृत्ति है, यानी कि जो प्रकृति है,
ठीक है, यानी कि जो उसका नेचर है पर्यावरण अध्ययन का, वो किसका समर्थन नहीं करता है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करता है, या ऑप्शन नंबर 2 है आपका बच्चे को करके सीखने के अवसर मिले, इसका समर्थन नहीं करेगा? क्या ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, ठीक है, या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को खोज करने के पर्याप्त स्थान मिले? बताएंगे कौन सी वाली चीज का समर्थन नहीं करेगा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में? बताएंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कौन सा वाला हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में निम्नलिखित समर्थन नहीं होता है, किसका? बिल्कुल, किसका नहीं? बच्चे को खोज करने के पर्याप्त, यानी कि बिल्कुल बंद प्रश्न, यानी कि जो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड खोजने के अवसर मिले बच्चे को, तो बिल्कुल नहीं साहब, खूब सारे मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही इसका ही समर्थन नहीं करती पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डी पिंकी बिल्कुल सही बता रही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खाली जगह किसके अलावा के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं? मतलब एक को छोड़कर सभी वांछनीय अभ्यास हैं आपके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करना। अस्मिता का मतलब होता है व्यक्तित्व, ठीक है, पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर 3 है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकार करना। या ऑप्शन नंबर 4 है आपका पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। बताएंगे आप लोग पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अपराध हैं, यानी कि एक को छोड़कर सभी आपके वांछनीय अभ्यास हैं, बताएंगे किसको छोड़कर? प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक गलत है आपका, बताएंगे कौन सा वाला सही है? बिल्कुल, कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान श्रेष्ठता स्वीकार करना, यही आपका कैसा है? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है, यानी कि एनईपी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी कि एनसीएफ, ठीक है, वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के विषय की वस्तु की थीम है? यानी कि इन सब में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की थीम है, बताएंगे आप लोग। क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भोजन पर्यावरण अध्ययन की थीम है? ऑप्शन नंबर 2 है सौरमंडल है? ऑप्शन नंबर 3 है मौसम है? या ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा है? बताएंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन विषय की एक थीम है इनमें से? पर्यावरण अध्ययन में कितनी थीमें बताई गई हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो कितनी बताई गई हैं? 6 थीमें बताई गई हैं। कितनी? 6 थीमें बताई गई हैं। एक भोजन, पानी, आवास, ठीक है, और हम कैसे करते हैं, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, ये सब बताया गया है। कितनी थीमें बताई गई हैं? तो 6 थीमें बताई गई हैं। तो कौन सी वाली थीम आपकी है उसमें से? कौन सी है आपकी? भोजन। भोजन आपकी पर्यावरण अध्ययन की ही थीम है, विषय वस्तु की थीम है, लेकिन ये पर्यावरण अध्ययन की थीम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिश निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यानी कि कुछ तो थीमों, कुछ 6 तो, यानी कि 6 तो थीम बताई गई है, 6 विषयों को बताया गया है, ठीक है, यानी कि चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र, ठीक है, उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? यानी कि एक कारण को छोड़कर सभी सही हैं, एक कारण ये जो विषय हैं इन पर गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों को विज्ञान में दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने के सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान
निर्धारित करने में विद्यार्थी को सहायता देना। ऑप्शन नंबर 3 है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करता है। ऑप्शन नंबर 4 है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ सदस्य समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। यानी कि कौन सा सारे कारण सही हैं, ठीक है, एक को छोड़कर सभी ठीक हैं, बताएंगे कौन सा वाला इसमें से गलत है आपका। हाँ जी, इस थीमों में से कौन सा आपका सही है और एक गलत है, यानी कि शेष निम्नलिखित इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सही कारण हो सकते हैं, वह कौन सा कारण है जो गलत है आपका। इस बात को उभारना कि कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध का साझा करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका विज्ञान विद्यार्थी को विज्ञान में दृष्टिकोण और पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, क्या सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, ठीक है, पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने और विद्यार्थियों को सहायता करता है, क्या बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया जिसका क्या उद्देश्य है। यानी कि एक चैप्टर पढ़ाया जाता है आपका, ठीक है, उसके नीचे लिखा गया है करके देखो। करके देखो में कौन सा उद्देश्य शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 3 है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। या ऑप्शन नंबर 4 है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। बताएंगे एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है। हाँ जी, तो बिल्कुल कौन सा सही होगा आपका, हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोग बी बता रहे हैं अब्दुल हैं, बिल्कुल अब्दुल राइट आंसर बता रहे हैं आप। अंजलि कुमारी हैं, बिल्कुल। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 8। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। किसके सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 1 है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। या ऑप्शन नंबर आपका 2 है, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाता है ये। ऑप्शन नंबर 3 है आपका इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है आपका इसे बच्चों के सांस्कृतिक अभ्यास और विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। बताएंगे कौन सा, सारे सही हैं लेकिन कौन सा ऐसा है जो उद्देश्य नहीं है। बताएंगे आप लोग प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। मनीष शर्मा ए बता रहे हैं, अब्दुल भी बता रहे हैं। हाँ जी, अब्दुल भी ये बता रहे हैं, बिल्कुल कौन सा सही होगा, इस बच्चों की मुख्य शब्दावली को परिभाषाएं याद करवाना आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका। ऑप्शन नंबर 1 है आपका शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर 2 है पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। ऑप्शन नंबर डी है आपका विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही होगा। ईवीएस पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, किसको, ईवीएस को।
ठीक है, तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, क्या विषय अध्यापक को आवश्यकता को कम करता है, बिल्कुल गलत बात है ये तो। बस्ते का बोझ कम करता है, ऑप्शन नंबर 2 है पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करता है, या विद्यार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, किसको, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करना। मतलब जब बच्चे क्या होते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को जो क्लियर कर रहे होते हैं, कविता और कहानी में का इसमें क्या रोल हो सकता है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चे और विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, या ऑप्शन नंबर 2 है आपका उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को सांद्रीकृत करता है, या ऑप्शन नंबर सी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका स्थानीय और विश्व स्तर पर सांसारिक की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को विकसित करने में मदद करता है। बताएंगे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग क्या है। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। डी बता रहे हैं मनुष्य। अब हाँ जी बिल्कुल, कौन सा वाला सही होगा आपका, क्या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने कल्पना करने की योग्यता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। क्या पढ़ाना है, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ाना है, तो कौन सी व्यूह रचना है, यानी कि कौन सी जो शिक्षण विधि है जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कह देंगे क्या। ऑप्शन नंबर 2 है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य सामग्री के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए कहेंगे विद्यार्थी से, या ऑप्शन नंबर 3 है जीवों को प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए योग्य को कहना। बताइए कौन सा वाला सही है आपका इसमें। हाँ जी, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं तो कुछ सी भी बता रहे हैं। देखो पहले से देख लेते हैं क्या है ये, क्या माजरा है, क्या रहा है ये प्रश्न। विद्यार्थी को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे खाद्य श्रृंखला की, यानी कि कौन सा जीव है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, इसके बारे में बच्चे से कहेंगे कि देखते हैं, चलिए चार्ट बनाते हैं, इंटरनेट से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के उदाहरण देखकर उसमें लिखने के लिए कहना, ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य सामग्री की खोज करने के लिए विद्यार्थी को कहना, यानी कि क्या हम बच्चे से यह कहेंगे कि कौन सी आवास में शेर अपनी मद में बैठ के क्या किसका मांस खा रहा है, चलो इसकी खोज करके आते हैं, कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज हम नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि दूर से देख कर पता लगा सकते हैं कौन क्या खा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए इन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। खोज नहीं करवा सकते हम, खाद्य श्रृंखला की खोज नहीं करवा सकते, यही गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। कहीं जा रहे हो मनीष आप? मनीष कह रहे हैं दीदी जल्दी जल्दी करवा दो, कहीं जा रहे हो क्या? ओके, अगला प्रश्न है आपका, वायु हर जगह है, ये वाला प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षिका विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न करती है,
ठीक है, वायु हर जगह है। और यह प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या मृदा में वायु है? ऑप्शन नंबर 2 है, क्या पानी के अंदर वायु है? सी कह रहा है, ये सी वाला पॉइंट है आपका, क्या हमारे शरीर में वायु है? ऑप्शन नंबर डी है, क्यों हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? किसके बारे में पढ़ा रहा है? वायु के बारे में। वायु हर जगह है, ठीक है, तो कौन सा कौशल बढ़ा रहा है ये वाली बात कह के? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वर्गीकरण कौशल को बढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 चिंतन कौशल को बढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक कौशल को बढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन कौशल को बढ़ा रहा है। बताएंगे आप लोग, वायु हर जगह का प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक ने ये सारी बातें क्यों बोली? हाँ जी, तो क्या बढ़ा रहा है वो? क्या वर्गीकरण करा रहा है? नहीं, चिंतन कौशल करा रहा है। बच्चे इस चीज को चिंतन करने पर यानी कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या मृदा में वायु है? बच्चे जब मृदा को देखेंगे तभी वो सोचेंगे, सर ने मैम ने हमें ये बताया था कि मृदा में वायु होती है। क्या मृदा में वायु है? नाइट्रोजन है? क्या ऑक्सीजन है? बच्चे सोचने के लिए मजबूर, ठीक है। पानी के अंदर जब से ही बच्चे पानी से को पिएंगे या नहाएंगे, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि पानी के अंदर वायु है। देखा होगा आपने, छोटे बच्चों को अलट पलट के देखेंगे, फिर उस चीज को, पानी को यूं घुमा घुमा के देखेंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर के अंदर हवा भरी हुई है? क्या आपका हड्डियों में, हमारी में हवा भरी हुई है? तो बच्चे क्या करेंगे? इस पर चिंतन करेंगे, जब तक कि वह उनको कंक्लूजन नहीं मिल जाएगा इस बात का, जब तक बच्चे चिंतन करेंगे, ठीक है। हर चीज को देखकर ये सोचेंगे क्या ये काम इसमें होता होगा? क्या मृदा के अंदर वायु होगी? बच्चे जैसे कि ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो सोचेंगे कि क्या मृदा के अंदर वायु सच में है, कि सर वैसे ही बना रहे थे हमें, ठीक है। तो कौन सा कौशल का विकास करने की कोशिश कर रहा है? वो चिंतन कौशल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, यानी कि बीज की जो अवधारणा होती है, सबसे बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है उसको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बीज बोने, अंकुरण करने के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 2 है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखा देंगे हम बच्चों को। या ऑप्शन नंबर 3 है आपका, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। या ऑप्शन नंबर 4 है आपका, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को स्पष्ट करना या प्रदर्शित करना। बताएंगे अंकुरण की जो अवधारणा है उसमें सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? क्या हम बच्चों से कहेंगे अंकुरण के प्रदर्शित करेंगे? क्या बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों का प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। कक्षा में अंकुरण को, बीजों को देखकर, ये भी गलत बात। फोटो दिखाना भी गलत बात है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि बच्चों के साथ साझा करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। रश्मि को सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करेगी, क्रम में नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में करे वो, ठीक है। बताएंगे आप लोग, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय किन किन चरणों का अनुपालन करेगी, ठीक है। और क्रम में, ये सारे आपके क्रम में नहीं है लेकिन आपको लगाने हैं, ठीक है। क्या सबसे पहले वो प्रश्न लिखेगी? ऑप्शन नंबर 2 है रूपरेखा डिजाइन तैयार करेगी। ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्न पत्र का संपादन करेगी। या आपका 4 वाला पॉइंट है ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम क्या है? बताएंगे आप लोग। क्या 4 सेकंड फर्स्ट थर्ड आएंगे? क्या 2 4 फर्स्ट थर्ड आएंगे? ऑप्शन नंबर 3 है आपका 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। अगला पॉइंट और है आपका इसमें, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड आएंगे। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? हाँ जी,
जी, कौन सा वाला सही है आपका? सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं, यानी कि डिज़ाइन बनाते हैं। हम घर बनाने से पहले भी तो क्या करते हैं, नक्शा बनवाते हैं, नहीं बनवाते घर का? ऐसे ही प्रश्न पत्र बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट यानी कि उसका रूपरेखा बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रिंट तैयार करना, अनुपालन किए गए चरणों का, ठीक है। यानी कि फिर क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करा हमने, डिज़ाइन तैयार कर ली, ठीक है, प्रश्न पत्र हमें कैसे कैसे बनाना है, फिर उसके ब्लूप्रिंट का मतलब होता है प्रश्नों को लिख लेना एक बार अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं कि यानी कि प्रश्न पत्र के लिए लिख दिए, अस्थायी रूप से जब प्रश्नों को लिखते हैं वो ब्लूप्रिंट होता है। सबसे पहले रूपरेखा बनाई, ब्लूप्रिंट तैयार किया, फिर उसके बाद प्रश्नों को लिखेंगे, देन उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आपका, और एक मिनट रुकिए, आपका कौन सा होगा, रूपरेखा देयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर, ये ऐसे आपका प्रश्न पत्र का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा वाला सही है आपका, क्या ये वाला सही है, क्या ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताएंगे कौन सा वाला सही है? बिल्कुल, कौन सा वाला सही है? सेकंड, फोर, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण का आयोजन करती है। यह खाली जगह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। यानी कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाया गया, उसके बाद क्या किया, वो चिड़ियाघर में भ्रमण यानी कि पिकनिक के लिए चली जाती है बच्चों को लेकर। यह विद्यार्थियों की कैसे मदद कर सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जीव जंतु संरक्षण के कौशल को विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है दैनिक समय सारणी की दिनचर्या में बदलाव करेगा। ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगी। ऑप्शन नंबर 4 है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करेगी। हाँ जी, बताएंगे आप लोग इसका आंसर? बिल्कुल, कौन सा वाला होना चाहिए? अब प्रश्न नंबर 3 जो भी बता रहे हैं डिम्पल हैं, ठीक है, ओके, और मनीष शर्मा है सी, यानी कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4 है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बताएंगे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ओके, दीपक बता रहे हैं 16 का ए, डिम्पल, मनीष और आपका क्या नाम है इनका, फरा, ये बता रही हैं, और अंजलि बिल्कुल, क्या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उसको सम्मान देना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए, क्या सारे टीचर्स के लिए, चाहे कोई हिंदी का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का होगा, वह बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान भी करेगा और उसे स्वीकार भी करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 17। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अंतर्वस्तु को पढ़ाने में, ठीक है, अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहानी और कविताएं क्या करती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों के परिवेश को समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है आपका विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी है सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। बताएंगे आप लोग कविताएं और कहानियां क्या कर सकती हैं? बताएंगे आप लोग कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन में कैसे हेल्प कर सकती हैं आपकी? बिल्कुल, बच्चों के परिवेश को समृद्ध चित्रित कर सकती है कविता और कहानियां, बिल्कुल कर सकती है, सही बात है, ठीक है। संदर्भित अधिगम
संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, बिल्कुल पाठ में बच्चे की रुचि प्रदान कर सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं, अमूर्त जो दिखी नहीं रही है अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करना, अमूर्त अवधारणा को, ये गलत पॉइंट हो जाएगा। सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा सही हो गया, क्या कंक्लूजन निकला? फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया, थर्ड भी सही, यानी कि डी भी सही हो गया। तो आपका कौन से देख लेते हैं, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो पहला ही मिल गया हमें, तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों, एक मिनट, बताएंगे कौन सा सही हो सकता है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, या बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए? बताएंगे आप लोग पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? क्या परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए? हाँ जी, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सही बात है, यानी कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, बच्चे की समझ में नहीं आएंगे वो। ठीक है, क्या ऑप्शन नहीं दिख रहे? दिख तो रहे हैं शायद, देखना दिख रहे होंगे ऑप्शन तो। बिल्कुल, क्या परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, सही बात है। रटकर सीखने को हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है कि आपका पीछे की तरफ करना, प्रोत्साहित का मतलब होता है आगे की तरफ आपको मोटिवेट करना, हतोत्साहित का मतलब होता है डिमोटिवेट करना, यानी कि रटकर सीखने को, सही बात है, रटकर सीखने को हम डिमोटिवेट करेंगे, बच्चे से कहेंगे रटकर सीखना आपका सही नहीं है, तो ये बड़ा बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बिल्कुल हतोत्साहित करेंगे हम रटकर सीखने वाले को, ये वाली भी बिल्कुल सही बात है आपकी। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, बच्चे को केवल लिखित जानकारी नहीं देंगे, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखते हैं कौन से वाले में है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी सही गलत है आपका। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। तो कौन सा वाला गलत हुआ हमारा? यही वाला गलत है, नहीं तो ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? मतलब हाँ, कहीं आप भ्रमण पे, पिकनिक पे बच्चों को ले जाते हैं, तो आपकी जो अपेक्षाएं बच्चों से क्या रह सकती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यदि उनको कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है आपका, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। बताएंगे आप लोग कौन सा भ्रमण के द्वारा क्या अपेक्षाएं रहेंगी टीचर की बच्चों से? बताएंगे आप लोग प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बिल्कुल बताएंगे जी। सोनाली पिंकी है, सोनाली है, डिम्पल बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसे बच्चे को मुख्य शब्दावली की परिभाषाएं याद करने योग्य बनाना चाहिए। क्या बच्चे को मुख्य शब्दावली की परिभाषाओं को रटाएंगे? या ऑप्शन नंबर 2 है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 3 है आपका, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों और विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। बताएंगे पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आपका गलत है, यानी कि है ही नहीं? बताएंगे कौन सा वाला आपका गलत है इन सब में से? हाँ जी, बिल्कुल
ए पिंकी बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं आप, यानी कि इससे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य नहीं बनाना, यही आपका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा, यानी कि कौन सा इसमें अधिक प्रभावी अधिगम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संबंधित मामलों, यानी कि प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याओं पर वीडियो फिल्म बना सकते हैं, हम बच्चों को वीडियो फिल्म दिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संबंधित मामलों या समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है आपका संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर ले सकती हैं। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला आपका अधिक प्रभावी ढंग का अनुभव होगा। बिल्कुल कौन सा वाला होगा आपका, बिल्कुल डी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेना। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। हमें बच्चे को प्रतियोगिता नहीं करानी, बच्चे को कंपटीशन नहीं कराना, बच्चे की क्लास में प्रतियोगिता नहीं करा सकते। प्रश्न अगर यहाँ पे ये प्रतियोगिता नहीं होती ना, प्रतियोगिता नहीं होती तो संबंधित मामलों पर हम प्रश्नोत्तर करा सकते थे, प्रश्नोत्तर का संचालन करा सकते थे। लेकिन प्रतियोगिता यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे भाषण नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, हमें कंपटीशन नहीं कराना बच्चों में। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मुझे तो ये भी याद नहीं हम थी कौन सी पर, शायद इसी पर थे, कोई नहीं। ओके, प्रश्न नंबर 22, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन का एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 2 है आपका शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को सीखें, खोजें और सीखें। ऑप्शन नंबर 3 है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों के व्यवहार कौशलों में सुधार करना। बताएंगे एक मुख्य उद्देश्य क्या है सर्वेक्षण और लेखन में के लिए। हाँ जी, बताएंगे बिल्कुल क्या है आपका शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ें कैसे खोजें और सीखें। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। यानी कि अधिगम में कैसे प्रकरण के शिक्षण, यानी कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में हमें बच्चों को भागीदारी करानी है, तो वो कैसे सही से आपकी अधिकतम भागीदारी कौन सी शिक्षण युक्ति से अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका शिक्षार्थियों को खेल में मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन नंबर 2 है विभिन्न खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन नंबर 3 है आपका शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करवाना। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। बताएंगे आपका कौन सा वाला सही है, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। बिल्कुल, कौन सा करके सीखने पर बल देता है पर्यावरण अध्ययन किस पर, करके सीखने पर। अवसर पर बल देता है किस पर, अवसर पर। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पिंकी, मनीष बिल्कुल, डिम्पल, फराह, दीपक कुमार बिल्कुल राइट आंसर। अंजलि भी सही बता रही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24।
कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके शिक्षार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अधिकतम पौधों के नाम लिखाएगी वो। या ऑप्शन नंबर 4 है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। बताएंगे कौन सा वाला आपका बिल्कुल सही होगा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए? डी डिम्पल, ओके, अंजलि भी बता रही हैं, मनीष डी बता रहे हैं। बिल्कुल कौन सा आपका राइट आंसर होगा? डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों और गंधों और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन कराना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों के अनुभवों और सौंदर्य संदर्भों को जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप को नहीं करेगी, तकनीकी शब्दावली से परिचित, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका विषय उपागम। बताएंगे NCF 2005 रूपरेखा किसको प्रस्तावित नहीं करती है? हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका? बिल्कुल किसको प्रस्तावित नहीं करेगी? क्या बच्चों के अनुभवों को संदर्भ से जोड़ना? बिल्कुल बच्चों के जो अनुभव हैं, बच्चे जो अनुभव लेकर आए हैं अपने आसपास के माहौल से, आसपास के एनवायरनमेंट से, उसको हम जोड़ सकते हैं बच्चे की पढ़ाई के साथ। हस्तपरक क्रियाकलाप करके सीखना तो है ही इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है। विषयानुसार उपागम भी ठीक होगा आपका, लेकिन तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यानी कि बच्चे को रट्टा थोड़ा ही मरवाएंगे। तकनीकी बात होती तो बिल्कुल सही था, शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यही प्रस्तावित नहीं करती, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन विषय उपागम भी आपका सही है, लेकिन तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना यही आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य। ए वाला पॉइंट है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करता है क्या? ऑप्शन नंबर ये 2 वाला पॉइंट है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर सी है सूचना का प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान कराना। या ऑप्शन नंबर डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। बताएंगे कौन सा सही है? क्या ABCD सही है? ABCD चारों ही सही है? ABC सही है या आपका ABD सही है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? प्रश्न नंबर 26 का आंसर कौन सा होगा? जी बिल्कुल, फर्स्ट वाला पॉइंट था समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल बच्चों को अन्योन्य क्रिया का, यानी कि बच्चों को बातचीत करने के, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया के अवसर प्रदान करेंगे, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने, ये भी बिल्कुल सही होगी। सूचना के प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर देना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। किसका? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का। क्या आकलन के अवसर के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा वाला? ABCD हमारे चारों के चारों ही सही हैं। कौन से वाला? ABCD चारों के चारों ही सही हैं। बच्चों के विभिन्न, बिल्कुल सही बात। सूचना प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर, बिल्कुल सही बात। आकलन के एक अवसर के रूप में, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सारे के सारे हमारे बिल्कुल सही हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसका हम मतलब बच्चों से जो सर्वेक्षण करवाएंगे इसको हम आकलन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चा क्या सीख क्या रहा है। बच्चे का जो सतत आकलन है वो कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। एक आकलन के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका बताएंगे प्रश्न नंबर 27 का आंसर आप लोग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया जिसका उद्देश्य है। एक खंड करके देखो का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, इसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 है
प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 3 है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। या ऑप्शन नंबर 4 है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं बताएंगे क्या उद्देश्य होगा करके सीखो प्रकरण का। बताएंगे प्रश्न नंबर 27 का उत्तर कौन सा वाला होगा। बिल्कुल कौन सा वाला हो सकता है, बिल्कुल कौन सा सही होगा। हस्तपरक, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका 27 का। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 28। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे, यानी कि कंक्लूजन निकलवाता है लास्ट में कि बच्चा समझ क्या रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड को शामिल प्रश्नों के सही उत्तर या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं ना, उसमें इनका आकलन नहीं किया जाएगा। बच्चे के जो खुद के भाषाई कौशल है उसका विकास करने के लिए होता है। यानी कि बच्चा इस टॉपिक पे क्या समझा और क्या बोल क्या रहा है इस कहानी के बारे में बच्चा, ठीक है। क्या उसने इससे पूछे क्या शेर ने गलत किया था, सही किया था, बच्चा बोल दे नहीं, सही गलत के रूप में इसका आंसर नहीं देना, ठीक है। सही गलत के रूप में इसका आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्य इसमें चेंज किया गया था कि बच्चे को हम सही गलत के रूप में आंसर नहीं पूछ सकते। तो किस लिए चेंज किया गया था, एनसीईआरटी ने क्यों किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है इसलिए किया गया था। या ऑप्शन नंबर 2 है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते इसलिए किया गया था। या ऑप्शन नंबर 4 है आपका यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। या ऑप्शन नंबर डी यह जानने में कि शिक्षक की सहायता करता है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बताएंगे इसका कौन सा वाला आंसर होगा आपका डी। बिल्कुल डिम्पल, मनीष सी बता रहे हैं, मनीष सी और डी दोनों बता रहे हैं। ये बताएंगे कौन सा वाला सही होगा। बिल्कुल कौन सा वाला, यह जानने में मदद करता है शिक्षक की कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ये आपका इस मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना आपका थर्ड वाला, ये 4 में ही इंक्लूड हो जाएगा। यह जानने में ये हेल्प ही तो कर रहा है, सुविधा ही तो कर रहा है, सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा आपका। अगला है प्रश्न नंबर 29। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाठ के अंत में अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्न पत्र सम्मिलित होने चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 है अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन नंबर 4 पाठों की यथार्थता की परिभाषा पर अधिक बल होना चाहिए। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। बिल्कुल बी पिंकी, मनीष, फरा, बिल्कुल आपका कौन सा वाला बी बिल्कुल राइट आंसर है। अपने आसपास को मतलब अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 30 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है क्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। या ऑप्शन नंबर 2 है आपका अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। या ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करते हुए सहायता करना। या ऑप्शन नंबर 4 है स्वतंत्र रूप से हस्तपरक क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। बताएंगे कौन सा वाला आपका सही होगा। दीपक कुमार बता रहे हैं बी, मनीष सी बता रहे हैं, डिम्पल सी बता रही हैं, अंजलि बी बता रही हैं, काव्या सी बता रही हैं, डिम्पल डी बता रही हैं। बिल्कुल कौन सा वाला सही होगा हमारा। तो भैया हमारा सही होगा, हमारा वोट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाले को। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, उसके आवास से जोड़ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर है। डिम्पल जी ये आपकी गलत हो गई, या डिम्पल ने सी बताया है। क्यों भाई गलत क्यों हो गया। सही बात है, एक प्रमुख उद्देश्य होता है कक्षा की जो पढ़ाई होती है विद्यालय के बाहर के जीवन से बच्चों के आवास से जोड़ना है। किसको, ईवीएस की बात चल रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे बताएंगे आपने कितने प्रश्न सही किए हैं 30 में से।
हाँ जी, सो आज आपकी क्लास यहीं तक रही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो सब लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। ठीक है दीदी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी ही आपके 4-5 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप भी हो जाएगा आपका। टेलीग्राम भी आपको दे दूंगी मैं, आपको टेलीग्राम का लिंक अपने इसमें यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है हाँ 2-4 दिन लगेंगे इस काम को, एक आध काम को करने में टाइम तो लगता है थोड़ा सा। ठीक है तो हो जाएगा आपका। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। राधे राधे।